चलिए फ्रेंड्स, इसे अब सॉल्व करते हैं। यहाँ हल हमने लिखा। इसमें से आप देख रहे हैं कि 42, 20 और 1340 में बड़ा है 4220, इसलिए आप 1340 इस प्रकार से लिखेंगे। जो बड़ा वाला होगा उसे आप ए मानेंगे, जो छोटा वाला होगा उसे आप बी मानेंगे। तब आप लिखेंगे कि 4220 व 1340 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर तो आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला होता है A = BQ + R। यहाँ आप देख रहे हैं आपका A जो है ये 4220 है, इक्वल B जो है वो 1340 है। अब हमें 1340 से 4220 में भाग करना है। जब हम भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? तो ये 3 बार जाएगा। यानी 1340 से 4220 में आप भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 बार जाने के बाद शेष बचेगा कितना? 200। क्लियर? अब आप देख रहे हैं कि ये जो आपका शेषफल है और यहाँ जो आपका भाजक है, बी क्या है? भाजक है। फिर लिखेंगे आप कि पुनः नए भाजक 1340 व शेष 200 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर। क्लियर? अब आपको क्या करना है कि पुनः आप इसमें अब भाग लगाएंगे। अब भाग लगाएंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला पुनः देख रहे हैं A = BQ + का R हो गया। इन दोनों में ग्रेटर कौन? 1340 आप यहाँ लिखेंगे, इक्वल B कितना है? अब 200 हो गया B। अब देखिए, अगर 200 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार जाएगा, तब आपका शेष कितना बचेगा? 140 बचेगा। क्लियर? अब आप देख पा रहे हैं कि ये आपका हो गया नया भाजक। फिर लिखेंगे पुनः नए भाजक कितना? 200 व शेष 140 में क्या करेंगे? वही पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर। क्लियर? अब आप यहाँ देखेंगे कि मैं फिर इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा रहा हूँ। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका फिर कहता है कि A = BQ + R। इन दोनों में बड़ा कौन? 200। तो 200 हो जाएगा A, इक्वल अब B कितना हो जाएगा? 140। अब 140 से अगर 200 में आप भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 यहाँ लिख देंगे। तब आपका शेष कितना बचेगा? 60। तो 60 आप लिख देंगे। अब पुनः वही प्रोसेस, पुनः नए भाजक 140
वह शेष 60 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अब आप समझ पा रहे होंगे कि A इक्वल बी क्यू प्लस आर। ए कितना, इन दोनों में बड़ा कौन, 140, तो 140 हो जाएगा ए, और छोटा क्या है 60, 60 हो जाएगा बी। पुनः 60 से आप 140 में अगर आप भाग करेंगे तब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 60 दूनी 120, तो बचेगा शेष कितना, 20 बचेगा। तो पुनः वही बात करेंगे, पुनः नए भाजक 60 तथा शेष 20 में क्या करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आगे लिखेंगे लगाने पर। क्लियर। फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल बी क्यू प्लस का आर। इन दोनों में बड़ा कौन, 60, तो लिख देंगे 60 ए हो जाएगा। और बी कितना है 20, तो लिख देंगे 20। अब क्यों, 20 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, तो 20 तिया 60, तो शेषफल कितना, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब आप लिखेंगे यहाँ शेषफल, यहाँ शेषफल 0, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया। इसलिए यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया लिख देंगे, यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। क्लियर। तब लिख देंगे चूंकि इस स्थिति में भाजक, इस स्थिति में भाजक 20 है, इस स्थिति में भाजक 20 है। अतः ध्यान रहे, लिखेंगे अतः 4220 व 1340 का मैं से जिसे अंग्रेजी में HCF कहते हैं, 4220 व 1340 का HCF या मैस है, कितना होगा, 20 होगा। ये हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से सॉल्व किया गया। तो आप अपने प्रोजेक्ट में अच्छी तरीके से लिख लें, इसलिए मैं सिस्टम से धीरे धीरे इसे ऊपर कर रहा हूँ। आप धीरे धीरे वीडियो को पुश करके देख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए, ये टोटल 1 पेज का है। ये दिया गया है ताकि आप इससे अच्छी तरीके से इसे इस प्रकार से सॉल्व कर लें, ताकि ये सॉल्व हो जाए।
आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। दिया है, यहाँ मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ हल। क्लियर? दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मैं सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, यानी किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर अब देख पा रहे होंगे a का वैल्यू a का वैल्यू आ जाएगा, ये 1 नहीं लिखिएगा आप, a इक्वल 1 आ गया और b इक्वल माइनस का 7 आ गया और c इक्वल कितना आ गया? 12 आ गया। ऐसे आपको लिखना है, दूर दूर लिखेंगे तब आपका ये प्रोजेक्ट वाला जो प्रोसेस है ये 1 पेज पे जाएगा। ठीक है ना? ये आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद मुझे मूलों का योगफल ज्ञात करना है, तो लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा फर्स्ट वाला, ऐसे फर्स्ट वाला कि मूलों का योगफल मूलों का योगफल क्या होता है? यानी इसे हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है? माइनस का b बाई ए होता है मूलों का योगफल। अब आप देख पा रहे होंगे कि मूलों का योगफल माइनस b बाई ए और b की वैल्यू क्या है? अब आप देख रहे हैं b की वैल्यू -7 है, तो ये तो माइनस पहले से है और v की जगह पे -7 लिखेंगे, क्लोज एंड डिवाइड बाई a का मान कितना है? 1 है, तो इसके नीचे a की जगह पे लिखेंगे 1। इक्वल में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 7 लिखिए, 7/1 लिखिए, तो ये आ गया मेरा अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा मतलब हो गया मूलों का योगफल। ये आपका फर्स्ट आंसर है। क्लियर? ऐसे मुझे सेकंड वाला फाइंड आउट करना है और लिखना है मूलों का गुणनफल। तो यहाँ मैं सेकंड वाला स्टेप अप्लाई करता हूँ और लिख रहा हूँ मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू क्या होता है? बीटा होता है। ये इक्वल हो जाएगा c बाई ए हो जाएगा। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे c की वैल्यू कितनी है? तब कहेंगे 12 है, तो आप लिखेंगे c की जगह पे लिखेंगे आप 12। ये डिवाइड है, डिवाइड a की वैल्यू कितनी है? तो कहेंगे 1, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1। इसे आप लिख सकते हैं क्या? 12 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आ गया ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब मूलों का गुणनफल। ये आपका सेकेंड आंसर। ठीक है ना? तो ये देखिए, आप अच्छे तरीके से इसे देख लीजिए और ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 1 पेज पे ये जाएगा। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल 0 मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल ज्ञात करो। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0। तो सबसे पहले तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करेंगे तो a इक्वल 1 हो जाएगा, b इक्वल -7 हो जाएगा और c इक्वल 12 हो जाएगा। हम जानते हैं मूलों का योगफल माइनस b बाई ए होता है, यानी मूलों का योगफल हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b बाई ए लिख सकते हैं। तो माइनस पहले से है और b का मान -7 है, तो माइनस माइनस उसे कर देगा प्लस, यानी मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 7 आ जाएगा। ऐसे सेकंड पे मूलों का गुणनफल पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है इक्वल c बाई ए होता है। तो c का मान कितना आया है? यहाँ 12 लिखा है, तो c का मान हमने 12 लिखा है और a का मान 1 आया है तो हमने 1 लिखा है। तो मुझे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिल गया 12। इसे हम मूलों का गुणनफल भी कह सकते हैं।
ये आपका दोनों आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं और इसे हल करते हैं। इसे हल करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि 343 का आप सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड अगर आप करते हैं तो 7 इंटू 7 इंटू 7 3 टाइम, और 700 का जब आप करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये 7 जो है 3 बार है, इसलिए 7 पे पावर 3 हमने कर दिया। और नीचे 2 पे पावर कितना है 2 इंटू 5 पे पावर कितना है 2 इंटू 7 पे पावर कितना है 1। हमने इसे यूं लिख दिया। अब आगे चलते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो ये है इसे मैं ऐसे ब्रैकेट्स में दिखा सकता हूँ। ऐसे आप दिखा देंगे तो बेटर रहेगा। पी, ये ऐसे पी अपान क्यू। क्लियर। अब देखिए यहाँ ये है, आपको यही लिखना है। ध्यान रहे कि यह है, यह है, ये है, यह हर, यानी हर क्या क्यों, यह हर क्यों का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यानी 2 पे पावर समथिंग इंटू 5 पे पावर यम, यानी समथिंग के अतिरिक्त आया है, अतः यह दशमलव प्रसार अतः यह दशमलव प्रसार अशांत होगा। मैं आपको दिखाऊं कि कैसे मैंने, ध्यान देना, कैसे मैंने 343/700 को, ध्यान देना यहाँ 300, ये आपको नहीं लिखना है, केवल समझा रहे हैं। 343 इसका फैक्टर आप करेंगे, ये 7 से जाएगा तो 7 चौके 28 और 7 नवा 63, 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं 343 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 7 गुणे 7 गुणे 7 यानी 3 बार होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 7 पे पावर 3। इसीलिए हमने 343 को, इसको हमने 7 पे पावर 3 लिखा है। अब आप उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार से हमने 700 को ध्यान रहे 2 से करेंगे 350 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे 5 से करेंगे, यानी 5 तियाँ 15, 2 बचे 5 पचे 25, 5 से करेंगे 5 सत्ते 35, 7 से करेंगे तो 7 से एक बार जाएगा। तब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 2 कितने टाइम है 2, 5 कितनी टाइम है 2, इंटू 7 कितनी टाइम 1। तो हमने 700 के नीचे हमने यही लिखा है 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2। ध्यान देना यहाँ 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2, और 7 1 बार आया था, 7 पे पावर 1।
तो यही हमने लिखा है। अब ध्यान देना, शांत कब होगा? जब केवल यही 2 पे पावर n और 5 पे पावर m होगा, तभी दशमलव प्रसार शांत होगा। आप देख रहे हैं कि इसमें 7 आ गया है, यहाँ कितना आ गया? 7 आ गया है। अतः यह दशमलव प्रसार अशांत होगा, जो हमने यहाँ लिखा है। बात समझ में आई? यही आपका क्या है? आंसर है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये आपका क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, सबसे पहले कुछ भी अगर आप देगा तो उसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका भी करेंगे। ये पी अपन क्यू के फॉर्म में होता है। अब 7 3 बार है तो 7 पे पावर 3, और 2 2 बार है, और 5 2 बार है, 7 1 बार है। तो आप ऐसे लिखेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि 2 5 के अतिरिक्त 7 आ गया है, इसीलिए यह दशमलव प्रसार अशांत हो गया है। ठीक है ना? तो आप अच्छे तरीके से इसे लिख लेंगे, ताकि मैं इसे बस केवल आपको इतना लिखना है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब अगला प्रश्न आपको बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसे अब सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 4। यहाँ सबसे पहले आप हल लिखेंगे। यदि इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप सॉल्व लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि रूट आपको दिया है मूल, लिखेंगे दिया है मूल। क्या क्या दिया है? पहला दिया है +1 व √3 -1। क्लियर? अगर ये दिया है तो कह रहा है द्विघात समीकरण बनाइए। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए फार्मूला जो होता है वो मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योगफल ब्रैकेट्स बंद x प्लस मूलों का गुणनफल, कोष्टक क्लोज, इक्वल 0। ये फार्मूला है। इसे आप कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं x² माइनस ब्रैकेट्स में मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक बंद, x हो जाएगा प्लस अगले कोष्टक में मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या? 0। ये आप लिख सकते हैं। क्लियर? अब आपको दिया है कि एक मूल ये है, एक मूल ये है। तो पहले वाले मूल को आप मानेंगे अल्फा इक्वल √3 प्लस का 1, और दूसरे वाले को मानेंगे बीटा इक्वल √3 -1। समझ में आया? अब ध्यान देना है आप। अब पहले मुझे यहाँ मूलों का योगफल चाहिए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा मुझे चाहिए। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा का मान दिया है √3 + 1, ये प्लस साइन है तो प्लस, और बीटा का मान दिया है √3 -1। क्लियर? अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मुझे मान पता चल गया। ये माइनस का और ये प्लस का तो कैंसिल आउट, √3 + √3 यानी 2√3 हो जाएगा। ठीक है? ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। एक आंसर यहाँ आ गया। ठीक है? आगे आप जाएंगे। अब आपको चाहिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए इक्वल, अल्फा का मान दिया है यहाँ √3 + 1, तो हो गया √3 + 1। ये इंटू का साइन है, इंटू हो गया। और बीटा का क्या है?
√3 - 1। क्लियर। अब देख पा रहे होंगे ये a + b है, ये a - b है। फार्मूला होता है a² यानी a² माइनस का b², यानी हमने माना इसे a, इसे माना b, तो यानी a अगर इसे माना तो a² करना है, यानी √3 का स्क्वायर माइनस माइनस b ये है तो हो गया 1 का स्क्वायर। समझ में आया। अब देखेंगे √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अंत में आपको आ गया अल्फा इंटू बीटा। आपको पता हो गया कि इसका जो मान आएगा ये 2 हो जाएगा। ये दूसरा आंसर है। प्यारे मित्रों, अब क्या करेंगे कि इसी फार्मूले में आप रखेंगे, यानी जो आप ऊपर सूत्र लिखे हैं उसी फार्मूले में लिखेंगे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ये x² है तो x², माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2√3 है, तो इसके जगह पे मैं 2√3, इस साइड में चल रहा है x तो x हो गया। ये प्लस है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 2 आया है, 2 इक्वल क्या 0, 0 हो गया। ये देखिए ये आ गया आंसर, यानी द्विघात समीकरण आ गया। देखिए ये फार्मूला होता है, फार्मूला हमने लिख दिया। x² है, अल्फा प्लस बीटा का मान आया है कितना, यहाँ देख रहे हैं 2√3 आया है तो हमने 2√3 लिख दिया। इसके जगह पे x है, x प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 2 आया तो 2 लिखा इक्वल 0, 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से एक बार देख लीजिए। ऐसे ही आप लिखेंगे प्रोजेक्ट में तो आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं आपके प्रोजेक्ट का। ऐसे ही आपका ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। हल जहां आपको समझ में नहीं आएगा प्लीज़ कमेंट जरूर करना, आपके जरूर प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। देखिए आपको बिंदु दिया है, एक बिंदु यहाँ दिया है और एक ये दिया है और एक ये दिया है। तो पहला वाला ए दिया है 3,4, समझ में आया। और ये दूसरा वाला मैं मान रहा हूँ बी, आप भी मानेंगे, ये 5 है और ये 7 है। और तीसरा वाला हम मान रहे हैं सी, ये 7 है, ये 9 है। क्लियर। अगर ये संरेख हैं तो संरेख का मतलब समझ रहे हो, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में 3 बिंदु ए बी सी। देखना ए है, बी है, सी है। अगर आप देख रहे हैं तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये ए बी जो है और ये बी सी जो है, यानी इतना और यहाँ से इतना, ए बी और बी सी मिल करके बन गया है इतना, यानी क्या ए सी। बात समझ में आई। यानी ए से बी तक ए बी, बी से सी तक बी सी, ये दोनों मिल गए हैं तब बन गया है ए सी ए सी। तो अगर ये बिंदु संरेखी हैं तो इस सिचुएशन को फॉलो करेंगी। अगर वो संरेखी नहीं है तो इस सिचुएशन को फॉलो नहीं करेंगी।
यानी मुझे ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और ए सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। तो आइए पहले ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। यानी ए वाला टर्म लेंगे 3 और 4 और बी वाला लेंगे 5, 7। हो गया ना। अब आप देख रहे हैं ये x है, ये y, ये x होता है, ये y होता है। ये पहला बॉक्स है 1 1, सेकेंड बॉक्स है 2 2। क्लियर। अब सूत्र हम जानते हैं दूरी का। दूरी का फार्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल। ध्यान देना x2 कितना है 5, तो लिखेंगे 5 माइनस माइनस x1 है 3, तो लिखेंगे 3 चल रहा है इसका होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y2 यहाँ है 7, हम लिख देंगे 7। ये माइनस है, माइनस y1 कितना है y1 4 है, तो हो गया 4 कोष्टक बंद। इसका चल रहा होल स्क्वायर कर देंगे। अगेन रूट बनाएंगे, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, इसका स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3, इसका स्क्वायर। अब ये हो गया, यहाँ ध्यान देना 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9। प्यारे बच्चों, अब आपको ए बी की वैल्यू हो गई, मिल गई 9 4 13 इकाई। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर मिला। ये आपका फर्स्ट आंसर मिला। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे तो ए बी की वैल्यू पता चल गई, तो मैं लिखता हूँ ए बी की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी 13 प्लस, और ये कितना है ये देखना है कितना है, ये देख रहे हैं कितना है बी सी। तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ बी की क्या है, तो बी के निर्देशांक हैं 5 7, तो मैं लिखता हूँ 5 7। और सी का कितना है 7 9, तो मैं लिखता हूँ 7 9। क्लियर। अभी हमने बताया ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है। अब मैं क्या करता हूँ, फार्मूला लगाता हूँ, सूत्र किसका, दूरी का। तो हो जाएगा दूरी इक्वल रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दूरी निकाल रहे हैं आप BC की, तो आप दूरी की जगह पे लिखेंगे BC, तो बहुत अच्छा होगा BC इक्वल। अब ये पहले बॉक्स की बात है 1 1, सेकेंड बॉक्स की बात है तो 2 2 लिखेंगे। ठीक है ना, ये इतना काम आपको करना पड़ेगा। ये x2 की वैल्यू कितनी है 7, तो आप 7 लिखेंगे। ये माइनस है, माइनस x1 कितना है 5, तो लिखेंगे आप 5। देखिए x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 5, तो लिखेंगे 5। इसका चल रहा होल स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस। देखिए y2 है, y2 कितना है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9, ये माइनस का साइन तो माइनस। y1 कितना है 7, तो लिखेंगे 7 और इसका होल स्क्वायर।
ध्यान देना प्यारे बच्चों, 7 में से अगर 5 जाएगा तो बचेगा 2, और 2 का क्या स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस, और ये 9 से 7 जाएगा तो बचेगा 2, और 2 का क्या स्क्वायर इक्वल, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी BC का जो दूरी है ये 4 4 8 यूनिट है, यानी इकाई है। ठीक है ना, ये सेकेंड वाला आंसर आया ना। तो मैं लिख रहा हूं कि मुझे मिला क्या, BC का रूट में 8 मिला। बात समझ रहे हो। अब मुझे निकालनी है AC के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी, AC की। तो मैं यहां निकालता हूं AC की। ध्यान देना, A के निर्देशांक हैं 3, 4, और C मुझे चाहिए, C का निर्देशांक है 7 - 9, 7 9 है, तो लिखेंगे 7 और 9। फर्स्ट बॉक्स की बात है, ये x हो जाएगा, y हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा। ये पहले बॉक्स की बात 1 1, सेकेंड बॉक्स की बात 2 2। अब मैं AC के बीच की दूरी निकाल रहा हूं, दूरी का फार्मूला लगाऊंगा। दूरी का फार्मूला होता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब हो जाएगा AC इक्वल, ये x2 है तो 7 हो गया, माइनस x1 कितना है 3 है, 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9, ये माइनस माइनस y1 कितना है 4, तो हो जाएगा 4 इसका क्या होल स्क्वायर, यानी AC इक्वल हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस इसमें से जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो गया ना। अब AC इक्वल, ध्यान देना, 4 चौके 16 प्लस 5 बच्चे 25, और AC इक्वल हो गया 5 6 11 के 1, 5 6 11 के 1, और 2 1 3 1 4 हो गया ना, यानी 16 25 कितना हो गया 41 यूनिट, यानी अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमारा ये ऐसे आया। तो देखिए AB की वैल्यू आ गई 13, रूट में 13, तो हमने AB के स्थान पे रूट 13 लिख दिया। फिर आगे आप चलेंगे, आगे चलिए दोस्तों, आगे चलते जाइए। देखिए BC की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 8 इकाई, तो हमने रूट में 8 इकाई यहाँ लिख दिया दोस्तों, BC का रूट 8 आ गया। चूंकि जब हमने AC के बीच की दूरी निकाला, तो AC के बीच का दूरी निकाला दोस्तों, तो आ गया 25 16 41 आ गया। इतना यूनिट, इतना इकाई आप लिखना, यूनिट मत लिखना, ठीक है। AC इक्वल 41 आ गया, तो AC की जगह पे मुझे लिखनी चाहिए दोस्तों रूट में 41, रूट में 41। क्या ये दोनों वैल्यू इसके इक्वल हैं, तो आंसर है इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है दोस्तों, जब ये इसको फॉलो नहीं कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये संरेखी नहीं है। तो लिखेंगे कि ये तीनों बिंदुएं, ये यहां दोस्तों, ये तीनों बिंदु कितना कितना 3, 4 दोस्तों, दूसरा 5, 7 दोस्तों, और
7,9 संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, सॉरी संरेखी ऐसे नहीं है। ये आपका आंसर है दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको आगे की तैयारी करनी है तो हमसे आप जुड़ेंगे, क्योंकि इस समय इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल पढ़ाए जा रहे हैं। सिर्फ क्लास 10th का रिवीजन क्लास है, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सबको एक एक करके सॉल्व कराया जा रहा है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन था और क्वेश्चंस के आंसर थे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार।